मुंबई यूनिवर्सिटी के संस्कृत विभाग के डायमंड जुबली सेलिब्रेशन के भागरूप भारतीय ज्ञान परंपरा के केंद्रीय विषय पर 60 व्याख्यानों की श्रृंखला शुरू की गई है। इस श्रृंखला के अंतर्गत कुछ अग्रगण्य विद्वानों के साथ साक्षात्कार को भी शामिल किया गया है। आज का साक्षात्कार आधुनिक संस्कृत साहित्य के जाने माने प्रयोगशील कवि और साहित्य अकादमी सहित अनेक अवार्ड प्राप्त करने वाले और करीब 180 पुस्तकों के रचयिता श्री हसदेव माधव है। विभाग के छात्रों की ओर से विभाग के पूर्व छात्र की हैसियत से मैं राजेश भायाणी और मेरे साथ कनक आदित्य दोंदे संस्कृत विभाग के छात्रों के प्रश्नों को श्री हसदेव माधव के समक्ष रखेंगे। इनका नाम तो सब जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को पता होगा कि इनका वास्तविक नाम हर्षदेव जानी है। अपने व्यवसाय में सुलभता के लिए और साथ में साहित्य की रचना भी कर सके, इसलिए उन्होंने अभिजात साहित्य के प्रसिद्ध रचनाकार श्री हर्ष और एक अमर रचना मालती माधव से प्रेरणा लेकर अपना नाम हर्षदेव माधव रखा, जो आज पूरे जगत में विख्यात है। उनकी रचनाओं का विदेशी भाषाओं में भी भाषांतर हो रहा है। उनके साहित्य में नाट्य संग्रह, कविता, काफी विदेशी काव्य स्वरूप को संस्कृत में पेश करना, अनेकविध प्रकार है। तो आइए हम उनसे बातचीत शुरू करते हैं। नमो नमः हर्षदेव माधव जी। नमो नमः। मुंबई नगर्याः मुंबई विद्यापीठस्य अयं महान् उत्सवः वर्तते, अतः दृष्ट्या वर्धते संस्कृत विभागः। विदुषी प्रायः अयं विभागः। सर्वा अपि अध्यापिकाः विदुष्यः सन्ति। सर्वे अपि छात्राः अपि विद्वद्वर्णीयाः सन्ति। अतः भवतां दर्शनेन प्रमोदो जायते मनसि। मोमुद्यते मनः, मोमुद्यन्ते मनः विदुषां च। नमस्कार राजेश भाई। धन्यवादः महोदय। एक प्रश्न है, संस्कृत भाषा और संस्कृत में काव्य रचना का शौक आपको कैसे हुआ? हाँ राजेश भाई, बात ऐसी है कि मैं जब 15-16 साल का था, तब से मैं कविता लिख रहा हूं। मुझे मालूम नहीं कि संस्कृत मैंने कब सीखी, कैसे मेरा प्रवास शुरू हुआ, मगर हमारे समय में एसएससी बोर्ड था, 11वीं कक्षा, और उस समय मैंने सबसे पहला एक हाइकू लिखा था। गुंजति भृंगः कथयति किमपि पुष्पम असति। भौरा है, वो पुष्प के कान में कुछ कह रहा है और पुष्प हंस रहा है। तो वहां से मेरी काव्य यात्रा शुरू हुई। मैं गुजराती और संस्कृत दोनों में निरंतर लेखन करता रहा हूं, मगर संस्कृत का जो सारस्वत प्रवाह है वो केवल भगवती की कृपा से आया है, क्योंकि वे बचपन से ही मैं एक उपासक रहा हूं और भगवती की कृपा से मेरे पास संस्कृत का प्रवाह आया है। मैंने न किसी के पास संस्कृत सीखी है, मैं व्याकरण नहीं जानता हूं, मेरा कोई गुरु नहीं है, वैसे प्रत्यक्ष गुरु नहीं है, परोक्ष गुरु तो मैं सभी को मानता हूं। तो इस तरह संस्कृत किस तरह मैंने शुरू की वो मैं नहीं जानता, मगर करीब 204 हाइकू मैंने प्री यूनिवर्सिटी में लिख लिए थे, और SYBA में जब आया तब मैंने 2 शतक काव्य लिखे हैं। उसमें एक था मृत्यु शतकम और दूसरा था भूत प्रेत शतकम, और करीब MA तक मैंने एक्सटर्नल किया है, क्योंकि आपकी जो विद्या संस्था है ऐसी कोई विदुषी मुझे मिली नहीं गुरु के रूप में। तो मैं गुरु के बिना मेरा ज्ञान हुआ, जो अधूरा है तो अधूरा है। मगर MA तक मैंने जब पढ़ाई पूरी की तब मेरे पास 10 काव्य संग्रह हस्तलिखित के रूप में थे, और उस समय मेरी कविताएं संवेद और अन्य मैगजीन में छपने लगी।
तो जब मेरा विद्याभ्यास पूरा हुआ तब तक मैं भारत में प्रसिद्ध हो गया था। आप कह रहे हैं कि एमए तक आपने इतना लिख लिया। हम एमए में के पाठ्यक्रम में आपकी कविताएं पढ़ रहे थे। तो सामान्यतः 20वीं सदी के बाद संस्कृत साहित्य आधुनिक साहित्य कहा जाता है। तो टाइम इज द पैरामीटर। लेकिन ऐसे और कोई पैरामीटर्स है जिस वजह से आधुनिक साहित्य को आधुनिक कहा जाए? इसमें आपकी क्या राय? बात ऐसी है कि हमारी संस्कृत में विद्वानों में एक भ्रामक मान्यता है कि जो कुछ आज लिखा जा रहा है वो आधुनिक है, मगर ये भ्रामक मान्यता है। क्योंकि अगर आप विश्व साहित्य के प्रवाहों को देखेंगे तो आधुनिकता एक अलग परिभाषा है। मैं किसी की निंदा करना नहीं चाहता, मगर कोई आज राम और कृष्ण पर या सीता पर कोई कविता लिखे तो आप उसको आधुनिक कहेंगे? वो कृति आधुनिक नहीं है। जिसमें आधुनिक युगबोध नहीं है वह कृति आधुनिक नहीं हो सकती। मैं निंदा के लिए नहीं, मैं केवल आपको उदाहरण के लिए दो नाम देता हूं। एक हमारी प्रिय कवियत्री है श्रुति कानेटकर जी, उनका श्रीमती चरितम प्रकाशित हुआ। दूसरे मेरे मित्र है दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रमोद कुमार शर्मा, उनका एक गोपांगना वैभवम नाम का महाकाव्य प्रसिद्ध हुआ। दोनों कृतियां बहुत अच्छी है। कृति और कृतिकार के बारे में मेरा कोई आक्रोश नहीं है, मगर क्या आप राधा पर लिखी गई कविता को आधुनिक कहेगी? वो आधुनिक नहीं है, अर्वाचीन है। इसी तरह मेरे पास एक महाराष्ट्री का भी संग्रह पड़ा है, चित्र काव्यम। महाराष्ट्री को ये किताब के लिए युवा साहित्यकार अवार्ड मिला है साहित्य अकेडमी का, मगर ये आधुनिक नहीं है। क्योंकि हम जिस तरह प्राचीन समय में चित्र काव्य लिखते थे, माघ में और 12वीं में लिखे जाते थे, वैसा ही चित्र काव्य का ये प्रयोग है। तो परंपरा के पोषक हो सकते हैं, पुरस्कार के लिए लायक भी हो सकती है ये कृतियां, मगर उसको आधुनिकता से कोई लेना देना नहीं है। आधुनिकता की कुछ परिभाषाएं, कुछ संज्ञाएं और कुछ भावबोध है। जैसे कि जातीय भावों का निरूपण। पहले जो जातीयता थी उसके कोई चर्चा नहीं होती थी। जातीय मनोभावों का निरूपण, मनोवैज्ञानिक निरूपण, जैसा कि दयानंद भार्गव की कृति में लिखे जाते हैं। समाजवाद और साम्यवाद का प्रभाव, यंत्र संस्कृति और नागरिक जीवन, अंतरराष्ट्रीय घटनाओं का प्रभाव, बहुभाषी जीवन शैली। हम अनेक भाषाओं के साथ जुड़ गए हैं। मैं कुछ मराठी भी जानता था कुछ समय के पहले, बंगाली भी जानता हूं, मैंने सभी कृतियां पढ़ी है। तो मेरी जो साहित्य रचना है उसमें रविंद्रनाथ टैगोर भी आ सकते हैं, विस खांडेकर भी आ सकते हैं, अज्ञेय भी आ सकते हैं, या तो कोई दक्षिण भारत वाला गिरीश कर्नाड भी आ सकता है। तो मैं एक ऐसा एक भारतीय कवि हूं जो सभी भारतीय कविता के साथ, भारतीय साहित्य का साथ मेरा कदम आगे बढ़ता है। तो बहुभाषी जीवन शैली भी एक हमारी आज की जो आधुनिकता है उसका एक परिभाषा है। नारी चेतना, प्राचीन समय में नारी चेतना नहीं थी, नारी संवेदनाएं भी नहीं थी, होती थी तो बहुत सीमित रूप में थी। दलित चेतना एक सबसे बड़ा आज का मंच है, दलित चेतना। मेरे सुपुत्र ऋषिराज जानी ने सूर्य गेह तमिश्रा नाम के एक किताब में भारतीय दलित कविता का अनुवाद किया है, और भाई कौशल तिवारी नारी चेतना की कविता का, भारतीय नारी चेतना की कविता का अनुवाद कर रहे हैं। राष्ट्रवाद, व्यक्तिवाद का उदय और श्रमजीवी वर्ग की कविता है। बाजारवाद, आज सब कुछ बाजारू हो गया है, और कभी कभी कविता भी बाजारू हो जाती है। तो ये सभी बातें वैयक्तिक अनुभूतियां। मैं मेरे प्रेम की बात करता हूं, मुझे राधा के प्रेम में कोई रस नहीं है। मुझे सीता और राम ने क्या प्रेम किया उस लिखने में मुझे कोई आनंद नहीं आता। मैं तो देखता हूं कि एक श्रमजीवी है, वो अपनी
बीवी के साथ किस तरह व्यवहार करता है, वो मेरी कविता है। तो ये आधुनिकता है। आधुनिकता का जब सूर्योदय मैंने किया, ये मुर्गिया नाम का मेरा काव्य संग्रह है। वो 1994 में प्रकाशित हुआ। कुछ कविताएं उसके पहले प्रकाशित हो गई थी। तो शाकुंतल में राजा और मृग का एक दृश्य आता है। राजा है, वो मुर्गिया के लिए निकला है और वो शिकार करने के लिए जाता है। हमारी नजर राजा पर टिकी है। राजा का रथ दौड़ता है, अभी हिरण को मारा, अभी हिरण को मारा, ये हमारे मन में है। मेरी कविता दूसरे छोर से शुरू होती है। मुझे राजा में कोई आनंद नहीं आता। मुझे दिखता है वो मृग, जो मृग आज की मानव सभ्यता का प्रतीक है। आज हम घर से बाहर निकलते हैं तो वापिस आते हैं कि नहीं आते, वो हमको पता नहीं। कब कहां बम विस्फोट हो जाता है हमको मालूम नहीं। कब कौमी दंगे कहां हो जाते हैं। हम मृग की तरह जी रहे हैं। तो एक मृग की एक उक्ति के रूप में ये काव्य संग्रह का शुरुआत हुई और यही मेरी आधुनिकता की, शायद संस्कृत की आधुनिकता भी यही बात कर रही है। ये मृग कहता है, मैं हिंदी में पढ़ता हूं, है संस्कृत कविता। तीर पड़ने के भय से पूर्व काया में प्रवेश करके मेरी ग्रीवा को वक्र करके मैं बार बार पीछे देखता हूं। अब कोई शिकारी नहीं दिखता। आतंकवादी दिखते हैं, कहीं नहीं थे। कोई शिकारी नहीं दिखता। कोई तीर भी नहीं पीछे आ रहा है। हम बस में बैठे हैं तो भी ऐसा लगता है कि बम, बस के नीचे, सीट के नीचे भी बम हो सकता है। यही हमारा नियति है। यही न पदात् पदम अनुसरति। कोई मेरे पीछे कोई मृत्यु भी नहीं आ रही है। तो मैं तीर से नहीं डरा हुआ हूं, शिकारी भी नहीं है। तो मैं किस तरह क्यों मर रहा हूं? आज का आदमी क्यों मर रहा है? महंगाई से मर रहा है, रोजमर्रा जो भाग दौड़ है उससे मर रहा है, यंत्र संस्कृति है उससे मर रहा है, और आतंकवाद तो है ही। तो मैं भयात मृतोस्मि, मैं अपने भय से मर रहा हूं। आज हम आनंद से नहीं जी रहे। सभी के मन में कोई ना कोई भय है। कल सुबह में जागेंगे तो पेट्रोल के भाव क्या होंगे, नौकरी रहेगी कि नहीं रहेगी, वेरी प्रैक्टिकल, नौकरी बदलनी है तो कैसा रहेगा, ये हमारा भय है। अब मैं जीवन नहीं जीता, मैं भय को जी रहा हूं। मैं वन में नहीं रहता हूं, मैं अपने नपुंसकता में रहता हूं। मैं घास नहीं खाता हूं, मैं मेरी दीनता को गा रहा हूं। मैं हरिणी को प्रेम नहीं करता हूं, मेरी लघुता को प्रेम कर रहा हूं। कोई मेरे भुर्गत्व को मृत्यु दे दे। ऐसी जिंदगी से तो वरना ये मृत्यु है। तो ये आधुनिकता है जो दूसरे छोर से साहित्य को सोचती है, विचारती है। वही दुष्यंत की कल्पना को लेकर, दुष्यंत तीर मार रहा है मृग को, वही सीन को लेकर, लेकिन आपने उसको आधुनिक स्वरूप दे दिया। बहुत अच्छा। एक प्रश्न था, आपने हाइकू, शिंजो, तांका वगैरह विदेशी छंदों के काव्य की रचना शुरू की और संस्कृत में पहली बार भारत में ये सब इंट्रोड्यूस किया। लेकिन अगर यही एक छंद का स्वरूप है तो इसमें तो जैसे बाकी छंदों में लिखा जा सकता है, ये छंद में भी लिखा जा सकता है। तो इसमें जो आपकी रचनाओं में विशेषता कहाँ पे है, क्या है जो हम समझना चाहेंगे? हाँ, राजेश भाई बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। मेरे समय में जब मैंने लिखना प्रारंभ किया तब सब संस्कृत में सभी महाकवि थे, बड़े बड़े महाकाव्य लिखते थे। और वो महाकाव्य लिखने के बाद 10 प्रति भी उसकी बिकती नहीं थी। वो वैसे ही लाइब्रेरी में चले जाते थे। तो लाइब्रेरी में चली जाए ऐसी कविता मुझे पसंद नहीं थी। मैं एक छोटा सा आदमी हूं और इसलिए मैंने छोटा काव्य स्वरूप पसंद किया। एसएससी बोर्ड में जब मैं था तब मेरे जो बड़े भाई थे, इंग्लिश में थी, दो किताबें थी, वो मैंने पढ़ लिया और मुझे लगा कि मुझे संस्कृत में बोनसाई कविता का आरोपण करना चाहिए। ये मेरे घर का बगीचा है, वो आपके घर का बगीचा है। मुझे महाकाव्यों में रस नहीं है, अभी भी नहीं है। तो एक तो पहली बात,
कुछ संस्कृत के विद्वानों ने, मूर्धन्य विद्वान है ये सभी, मगर उन्होंने एक भ्रामक मान्यता बनाई है कि हाइकू है एक विदेशी है और ये छंद है। वस्तुतः हाइकू है वो एक प्रकार है, इट इज अ फॉर्म ऑफ पोएट्री, नॉट मीटर। ओके, हाइकू, जो तानका, ये सभी विधाएं है, प्रकार है, फॉर्म ऑफ पोएम्स है। तो जो लोग फरियाद करते हैं मिश्र जी जैसे कि ये विदेशी विधा है, तो मैं इनको पूछता हूं भाई गजल कहाँ हमारी विधा है? गजल भी ईरान से आई है। आप गजल लिखते हो तो आपको कोई शर्म नहीं आती, हम हाइकू लिखते हैं तो आपको निंदा करने का मन होता है। मगर संस्कृत भाषा का जो लाघव है, वो लाघव हाइकू से बेहतर कोई सिद्ध नहीं कर सकता। एक केवल शिखरणी छंद की पंक्ति, एक मंदाक्रांता छंद की पंक्ति, उसमें एक पूरा काव्य बन जाए, उससे बड़ी सिद्धि क्या हो सकती है संस्कृत कविता की? एक स्वतः पूर्ण कविता है। कुछ हाइकू में आपको सुनाना भी चाहता हूं। आप देखिए, हाइकू है वो सारे जीवन, हर कोना उसमें कविता में आता है। जो चीज महाकाव्य के महाकवि नहीं दिखा सकते, वो मैं दिखा सकता हूं। चंद्रो हसती, एक चांद हंस रहा है। कभी आपने चांद को हंसते देखा है? क्यों हंसता है? कुतकुतम कुरुति, गुदगुदी कर रहा है। जलदर्शिषु, एक छोटा सा बादल आया, वो बादल एक बच्चा है, और जैसे बच्चा है वो दादा को गुदगुदी करता है, उसी तरह वो बादल आके गुदगुदी करता है और चंद्र हंस रहा है। ये प्रकृति का चित्र है। दूसरा एक चित्र है, संति अवकरे, संत्यवकरे, कूड़ा टोकरी में पड़े हैं बाल श्रमिक सपना। छोटा जो बाल मजदूर है उसके सपने वहां पे पड़े हैं। कहाँ पड़े हैं? चाय चषके ही, चाय की प्यालियां पड़ी है, उसके साथ वो जो बाल मजदूर, जो चाय देने वाला पप्पू है या मोंटू है, जो है नाम उसका, तो वो भी पढ़ना चाहता है, वो भी अपने कुटुंब को आबाद करना चाहता है, मगर उसके सपने कहाँ पूरे होते हैं? तो उनके सपने भी, उस बच्चे का सपना भी वहां चाय की कटोरियों के साथ, चाय की प्यालियों के साथ पड़े हैं। अब बताइए, ये जो वेदना है, कोने की वेदना है, ये अगर हाइकू कह देता है, आप उस पर एक महाकाव्य लिख सकते हैं, दलित काव्य पर, ये ऐसे लोगों पर। कविता संस्कृत में ऐसी क्यों कविता नहीं आती, ये मेरा प्रश्न है। आयुर्भारेण पीड़ाम वोढुम उत्थितः प्रभाते उष्ट्रः, प्रातः काल में एक ऊंट जागा है, आयुर्भारेण, उसका आयुष्य है वो भार रूप है। पीड़ाम वोढुम उत्थितः, वो फिर से पीड़ा को ढोने के लिए उठाए। उनके जीवन में कोई आनंद नहीं है, उसका आयुष्य है वो भार रूप है, और उसका जो भार है उसके पीठ पर वो उसका बोझा है। तो पीड़ा को वो ढो रहा है। हम क्या कर रहे हैं प्रभु? हम भी यही कर रहे हैं। हम भी एक ऊंट है जो सुबह में जागते हैं तो अगले दिन की थकान को भूलकर कहानी में बताना। बंबई में कौन सी ट्रेन पकड़नी है, कहाँ जाना है, फिर कब वापिस आएंगे, ये हम सभी ऊंट है प्रभु। आयुर्भारेण पीड़ा वोढुम उत्थितः प्रभाते उष्ट्रः, तो ऊंट है वो एक प्रतीक है, सिंबल है। मगर हमारे जो संस्कृत के विद्वान हैं उनको ये प्रतीक नहीं समझ में आता है, इसलिए वो नाराज रहते हैं। कविता के समझने के लिए कुछ नए औजार भी चाहिए। कालिदास ने कहा था ने कि भाई पत्तने विद्यमाने पि ग्रामे रत्न परीक्षा, ये लोग गांव में रहते और पत्तन की कविता को ये लोग समझना चाहते, ये नहीं हो सकता। आप समझिए, ये आधुनिकता ये कविता की है। जी बढ़िया, ये एक अच्छा खुलासा कर दिया, अच्छा खुलासा कर दिया। जी जी। अभी ये जो कविता, इसमें काफी ध्वनि, हमने काफी ध्वनि जानी, पर आपकी प्रणय कविता भी उतनी ही प्रसिद्ध है और उसमें अलकनंदा एक पात्र है, तो उसका परिचय कराइएगा।
कनक बेन नमस्कार। अब मेरी उम्र ऐसी तो नहीं है प्रणय कविता सुनाने की, मगर हम भी कभी जवा थे, उस नाते से मैं बात कर रहा हूं। मैंने ऐसे सोचा कि अगर आपको महान बनना है तो आपकी सोच महान होनी चाहिए, आपके विषय महान होने चाहिए। मैं लौकिक प्रेयसी को क्यों अपनी प्रेयसी बनाऊं, इसलिए मैंने हिमालय में जो गंगा की धारा बहती है, जिसको अलकनंदा कहते हैं, उस अलकनंदा को मैंने अपनी प्रेयसी बनाया और कुछ कविताएं मैंने अलकनंदा को संबोधित करके लिखी है। उसमें से अनुवाद पढ़ता हूं आपके पास। हे अलकनंदा, यातनाओं के गणित क्या होते हैं, प्रतीक्षा की भूमिति क्या होती है, विषाद का इतिहास कोई जानता है? जो आदमी खो गया है प्रेम में, उसका कोई नक्शा भी नहीं होता भूगोल में। जो हमारी स्मृतियां मुरझाई हुई है प्रेम की, उसका कोई रसायन नहीं है जो उसको पुनर्जीवित कर सके। जो संबंध विभक्ति से रहित होता है, आप जानते हो व्याकरण में षष्ठी विभक्ति है, वो संबंध विभक्ति होती है, मगर जिसका संबंध ही नहीं है, जो बिछड़ा हुआ आदमी है, उसका संबंध विभक्ति से क्या लेन देन। संबंध विभक्ति रहित हृदय का कोई व्याकरण नहीं होता। हे अलकनंदा, मैं क्या लिखूं, क्या ना लिखूं। अब लिखने के लिए मेरे पास बहुत कम शब्दों वाली भाषा है, और मेरी जो भाषा है वो भाषा पंगुलिपि वाली है। आप जानते हो संस्कृत में बार बार हलन शब्द आते हैं, तो मैंने लिखा है कि पंगु शब्दालिपि। मेरी जो लिपि है वो स्वयं पंगु है। मेरा जो भाव है वो अस्फुट भाव वाले है, भाषा है। तुम ही दे सकती हो मेरी व्यथा को आकार। और आपको जानकर आनंद होगा कि अलकनंदा नाम का एक पूरा संग्रह भी आया। उसके बाद अनेक संग्रहों में मेरी अलकनंदा पर कविताएं आई। कुछ कविताएं पोएट और पोएट्री, जो अमेरिका के प्रसिद्ध मैगजीन है, उसमें भी प्रकाशित हुई। तो अलकनंदा वो मेरे साथ रही है। एक और कविता सुनाता हूं। वो बीच में खो गई थी, करीब 5 वर्ष खो गई, और कोरोना के समय जब मैं अकेला था, आप सभी भी अकेले थे उस समय अलकनंदा आई और कहने लगी कि मैं तेरे साथ हूं, अगले जन्म में भी मैं तेरे साथ रहूंगी। हे अलकनंदा, ये कविता कोरोना की है। तो कोरोना के समय में अलकनंदा को संबोधित करके एक ये कविता है। हे अलकनंदा, ये हाथ भूल गए हैं स्पर्श की भाषा है। कोई किसी को छूता नहीं था उस समय। ये हाथ भूल गए हैं स्पर्श की भाषा है। श्वास में सुगंध का परिचय नहीं है। सुगंध का परिचय भी चला गया था कोरोना में। होठ है मगर शब्द नहीं है। हमारे बीच दूरता व्याप्त है। प्रत्येक मनुष्य एक दूसरे से जुदा है। मैं बारी खिड़की खोलने का साहस भी नहीं कर सकता हूं, क्योंकि कहीं कोरोना की हवा आ जाए। घर के कोने में सूटकेस पड़ी है, वो प्रवास की राह देख रही है। वायु बह रही है तो वो शत्रुता लेके बह रही है। वृक्ष है मगर ऋतु का रोमांच नहीं है। उस समय वसंत ऋतु थी मगर ऋतु का रोमांच नहीं था। सभी के नेत्र भय से विस्फारित थे, भय से खुले थे। उसमें सपने आने का, ख्वाब आने का कोई संभव नहीं था। हे अलकनंदा, मैं तेरा नाम भूल जाऊं इसके पहले तू मुझे ले जा तेरे प्रदेश में। आपके ये थोड़ा अलग विषय ले रहा हूं। वैसे तो आपके गद्य साहित्य, आपने उपन्यास भी लिखा है, और मृत्यु और कल्पवृक्ष के थीम बेस्ड नाट्य संग्रह भी आपके प्रकाशित हुए हैं। एक जो बात, ये सब पुख्त साहित्य है, मैच्योर्ड पाठकों का साहित्य है। और बाल साहित्य पे भी आपने काफी काम किया है, जैसे बुभुक्षित काकः या त्रीणि मित्राणि, ये सब रचनाएं भी आपके हुए। आपको उसमें अवार्ड, साहित्य अकादमी का अवार्ड भी मिला है।
ये एक संस्कृत साहित्य में एक अलग चीज है कि सामान्यतः पुख्त साहित्य के रचयिता और बाल साहित्य रचयिता अलग अलग दिखे गए। आपने सब एक साथ जी रचना की, एक वो भी एक अलग अपने आप में एक खास बात है। आप उस पे कुछ कहना चाहो? जी, बात ऐसी है कि संस्कृत में बाल साहित्य बहुत बहुत कम लिखा जा रहा है। और राजेश भाई, आपने जो कहा प्रौढ़ साहित्यकार कुछ लिख रहे हैं, मगर वो बच्चे बनकर लिख नहीं रहे हैं। तो उनकी रचनाओं में जो बाल सहज कुतूहल आना चाहिए, जो विस्मय की सृष्टि आनी चाहिए, वो नहीं आई है। कई प्रौढ़ साहित्यकारों ने ये कोशिश की है। बच्चों की भाषा किस तरह होनी चाहिए, ये भी सोचना चाहिए साहित्यकार को। 2013 में मेरे मन में विचार आया कि बच्चों के लिए तो मैंने कुछ किया नहीं है, ये सभी तो मैंने बड़े के लिए किया है। तो मुझे बच्चे फरियाद करने लगे, मेरा सुपुत्र भी कहने लगा कि आपने कुछ बालकों के लिए कुछ नहीं लिखा है। तो उसी समय कुछ कविताएं मेरे मन में आई। पहले कविता संग्रह आया और इसका नाम है पिपीलिका विपणिम गच्छति। एक कीड़ी, एक छोटी सी चींटी, वो मार्केट में जाती है, केवल एक शर्करा का दाना खरीदना है, उसे खरीदना नहीं, वहां से ले आना, चुरा लेना है। तो रास्ते में बारिश आ जाती है। तो बारिश में तो वो चींटी पानी में बह रही है। उस समय स्कूल के कुछ बच्चे निकले हैं बाहर और वो कागज की एक नौका बनाते हैं और चींटी उस नौका पर सवार होकर अपने घर पर पहुंच जाती है। तो बच्चों की जो दुनिया होती है, ये जो कविता है उसमें एक बिल्ली है। वो बिल्ली रक्षाबंधन के दिन एक कुत्ते के पास पहुंच जाती है और कुत्ते को कहती है आज मुझे राखी बांधूंगी तुझे, मैं तेरी बहन बनना चाहती हूँ। तो उसी समय उस घर की दीवार में एक छोटा सा चूहा छुपा है। वो बाहर निकलता है, वो कहता है कि आप मुझे भी राखी बांधो, आपसे मैं निर्भय हो जाऊं। तो लिंकन जब कहते थे भाई मैं किसी का मालिक नहीं बन सकता बनना, तो मुझे किसी का मालिक भी नहीं बनना चाहिए, मैं किसी का नौकर नहीं बनना चाहता, तो मुझे मालिक बनने का भी हक नहीं है। तो ये दोनों बात बच्चों को सिखाने के लिए ऐसी कुछ रचनाएं, और सबसे पहली मुझे लगता है ये रंगीन कविताएं सबसे पहले आई। प्रत्येक पन्ने, प्रत्येक पृष्ठ पर कुछ रंगीन चित्र भी है जो बाल साहित्य में होने तो चाहिए। ये उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान ने उसको कालिदास अवार्ड दिया। और उसके बाद और एक संग्रह आया त्रीणी मित्राणी, जिसमें एक तोता, एक भूत और एक कौवा, ये 3 मित्र है और वो क्या साहस करते हैं उस पर मगर मेरी जो कहानियां है उसमें मैंने ध्यान रखा है कि मैंने अद्भुत रस, बच्चों की सृष्टि है वो सपनों की सृष्टि होती है, बच्चों को आनंद आना चाहिए, उसको उनके मस्तिष्क को कोई उद्वेग देने वाली चीज नहीं लिखनी चाहिए, ये मेरा प्रण था। दूसरी बात, भाषा है वो संधि और समास रहित होनी चाहिए। ये सभी बातें मैंने ध्यान रखी है। मेरी 3 किताबें इस तरह आई है। आभार राजेश भाई। बाल साहित्य की जब हम बात करें, शायद संस्कृत के लिए बाल साहित्य एज अ फॉर्मेट या फॉर्म ही आधुनिक है, क्योंकि शायद क्लासिकल में बाल साहित्य था नहीं। अभी ऐसा प्रश्न है कि आने वाले वो सही कह रही, आप जो कह रही है वो सही कह रही है। अभी पंचतंत्र और हितोपदेश को हम बाल साहित्य नहीं कह सकते। जी जी जी। आने वाले दिनों में जो संस्कृत साहित्य है, उस साहित्य का मोड़ किस तरफ झुकाव दिख रहा है आपको? किस प्रकार के साहित्य की तरफ झुकाव दिख रहा है? आप सोचिए कि 21वीं सदी में अभी 20 वर्ष ही बीते हैं, तो एक ऐसी किताब आ गई है 21वीं सदी
21वीं सदी का संस्कृत साहित्य, उपलब्धियां, सीमाएं और संभावनाएं। इस ग्रंथ में करीब 400 कृति का नाम और उसका पता है जो प्रकाशित हुई है। तो आप सोचिए कि एक 10 वर्ष के समय में करीब 200 कृतियां लिखी गई है। उसमें महाकाव्य है, खंड काव्य है, नाटक है, उपन्यास है। तो संस्कृत है, ये सहस्र धारा में बहने वाली चीज है। वो कोई एक धारा को अपने में नहीं समाविष्ट करती। संस्कृत है वो सारे विश्व का जो प्रवाह है वो संस्कृत में आया है। आपको एक मालूम होगा कि दुष्यंत कुमार का बहुत अच्छा शेर है, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। संस्कृत भाषा हिमालय है, तो उसमें तो हजारों गंगाएं निकल सकती है। वो आयुर्वेद की हो सकती है, योग की हो सकती है, रसायन शास्त्र की होती है। मेरे सुपुत्र ऋषिराज ने एक उपन्यास लिखा है, अंतरिक्ष योद्धा। ये सबसे पहला साइंस फिक्शन उपन्यास है, जो अंतरिक्ष कथा है सबसे पहली। और उस उपन्यास में उन्होंने जो प्राचीन हमारा जो विमान शास्त्र है भरद्वाज मुनि का, उसका भी उपयोग किया है। तो अभी साइंस फिक्शन डेवलप हो रहा है। मैं भी कुछ विज्ञान कथाएं लिख रहा हूं। कोरोना काल में 5 शतक काव्य लिखे गए और करीब 2-3 थीसिस हो जाए इतनी कविताएं लिखी गई। अब कोरोना की कथाओं का एक संग्रह नया आ रहा है। तो संस्कृत है वो हर तरह से जीवित भाषा है और हम हर चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए तैयार है। मैंने एक बार कहा था मेरे एक इंटरव्यू में कि जब तक संस्कृत को नोबेल पारितोषिक नहीं मिलता तब तक मैं अवतार लेता रहूंगा। और मेरे साथ जो मेरे समकालीन कवि है उनकी भी यही प्रतिज्ञा है। राजेंद्र मिश्र भी यही कह रहे हैं कि मुझे भी संस्कृत के लिए फिर से जन्म लेना है। राधा वल्लभ त्रिपाठी भी यही कह रहे हैं। तो एक संस्कृत विद्वान है, वो 10 विद्वानों के बरोबर काम करता है दूसरी भाषाओं में। तो अब शायद आप देखिए कि जो भारत का जो है वो वायरस विदेशों में पहुंच गया है। विदेशी विद्वान भी संस्कृत में लिख रहे हैं। संस्कृत तो कहीं भी पनप सकती है। मेरा एक मित्र है, इटाली में प्रोफेसर है, मर्चिल्लो मेली, वे संस्कृत में लिख रहे हैं। तो आप संस्कृत का भविष्य के बारे में किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। देव भाषा स्वयं सरस्वती चिंता कर रही है उसकी संस्कृत को किस तरह जिंदा रखना है। और यह तो अमृत भाषा है। आप देखिए G20 का सूत्र क्या था? वसुधैव कुटुंबकम। कहां से आया? वसुधैव कुटुंबकम कहां से आया? तो ये संस्कृत की वजह है कि आपको हर युग में, हर आदर्श में, हर मुकाम पर आपको प्रेरणा देगी। मुझे लगता है कि समय ज्यादा हो गया है। राजेश भाई, आप चिंता में है? ना थोड़ा बस अभी लास्ट पॉइंट, समय का तो ख्याल रखना पड़ता है। सो बेसिकली आपका कहना यह है कि स्थानीय भाषा का भविष्य जो भी हो, संस्कृत भाषा का भविष्य उज्जवल है, यही आपका कहने का? नहीं, मैं आपको बताऊं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि मैं गुजराती में लिखता हूं तो गुजरात वाले मुझे पहचानते हैं, या तो प्रदेश में कुछ, विदेश में जो कुछ गुजराती लोग हैं वो मुझे पहचानते हैं। मैं संस्कृत में लिख रहा हूं इसलिए मुझे कन्याकुमारी से कश्मीर तक और गुजरात से लेकर आसाम तक लोग मुझे पहचानते हैं। और विदेश में मुझे अभी एक पोलैंड की लड़की है, हरमिना नाम की है, तो उन्होंने मेरी कुछ कविता का पोलिश भाषा में अनुवाद किया है। मैं तो संस्कृत में लिखता हूं, मैं कहाँ कहता हूं मेरी कविता का अनुवाद करो, मगर संस्कृत एक ऐसा लो चुंबक है जो सभी को आकर्षित करता है। अब आपको एक अंतिम कविता सुनाता हूं कि हम लोग कोई भी साहित्य प्रकार है उसमें हम अपना काम करते हैं। जानन्तु ते नाम का मेरा अभी जो 30वां काव्य संग्रह आया, ये इसमें 45 संस्कृत छंदों में गजलें लिखी है। जो गजल है, गजल में केवल 10-12 छंद ही है जो फारसी काव्य शास्त्र है उसमें,
हमारे पास तो 3,500 छंद है। तो मैंने 45 संस्कृत छंदों में गजलें लिखी है और एक अंतिम गजल ऐसी लिखी जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों बोलते हैं। गजल में पुरुष बोलता है, सभी का जो गजल जो है उर्दू में, तो पुरुष बोलता है और वो अपनी माशुका को ही कहता है, माशुका कुछ बोलती नहीं है। ये कविता सबसे पहली यही आई 21वीं सदी में संस्कृत गजल आई, जिसमें नायक और नायिका या तो पुरुष और स्त्री दोनों एक साथ बोलते हैं। वो किस तरह मैंने किया, मैंने व्याकरण का एक प्रयोग किया जिसको हम शतरंत प्रयोग कहते हैं, जो हमारी भाषा में हम कहिए तो वर्तमान कृदंत है। ये लड़का लिखता लिखता सो गया, यह लड़की लिखती लिखती सो गई। तो मैंने ऑब्लिक मार्क करके ये लिखा है और मैंने एक प्रण किया कि ये कविता को मैं सभी के साथ बनाऊंगा। तो मेरे साथ राधा वल्लभ त्रिपाठी, ऋषिराज जानी, कौशल तिवारी, ये सभी जुड़ गए और उन्होंने मेरी गजल है उनको आगे बढ़ाया और 80 शेर की गजल, सबसे पहली संस्कृत गजल, लंबी गजल बनाई। अब ये गजल आपको मैं सुनाता हूं। 21वीं सदी यही है कि जहां स्त्री और पुरुष दोनों बोलते हैं, एक साथ बोलते हैं। मृजामो वयम किम लिखन्तः लिखन्त्यः, लिखन्तः लिखन्त्यः। हम लिखते लिखते क्या पोछ डालते हैं। सदा विस्मराम स्मरन्तः स्मरन्त्यः। हम तो याद करते करते, याद करती करती भूल जाती है, याद करते करते भूल जाते हैं लोगों को। रुदंतो रुदत्य स्मरामः स्वदेव। हम रोते रोते उनको याद करते हैं। किसको? गताये गताया हसन्तः हसन्त्य। जो स्त्रियां हंसती हंसती चली गई, जो पुरुष हंसते हंसते चले गए, उनको हम रोते रोते याद करते हैं। वदिष्यन्ति शब्दा अपूर्णाम कथाम नः। जो शब्द है वो हमारी अधूरी जो कथा है वो कहेंगे, वो शब्द कहेंगे। वयम मूक भावा लिखन्तः लिखन्त्य। हम तो लिखते लिखते चुप हो गए हैं, अब बाकी जो कथा है वो शब्द कहेंगे। गृहम नास्ति गंतव्य देश सुदूरे। घर तो है नहीं, जो जाने का देश है मृत्यु के पार का, वो भी बहुत दूर है। स्वयात्राम त्यजामः चलन्तः चलन्त्यः। हम तो चलते चलते चले जाते हैं और अपनी यात्रा वहां रुक जाती है। स्वयात्राम त्यजामः, अपनी यात्रा अधूरी छोड़ के हम चले जाते हैं। कई लोग ऐसे हैं तो जो मुसाफिर है वो चले जाते हैं। राजेश भाई को मालूम है कि चुन्नीलाल मडिया नाम के एक साहित्यकार थे, अद्भुत वार्ता, वो कहानीकार थे। वो ट्रेन में जाते समय उसने अपना देह छोड़ दिया। तो स्वयात्राम त्यजामः चलन्तः चलन्त्यः छलान्येव धर्मस्य तीर्थेषु दृष्ट्वा। हमने तो हर एक तीर्थ में कोई ना कोई छल देखा, कपट देखा। गता नास्तिकत्वम नमन्तः नमन्त्य। हम तो नमन करते करते नास्तिक हो गए। हमारी परिस्थिति है कि हम नमन करते हैं और नास्तिक हो जाते हैं। प्रवस्याम एवं कथम चिंत विनोक्त्या। हम तो प्रवास में चले जाएंगे बोले, कुछ बोले बिना। वयम सादयामः वसन्तः वसन्त्यम। हम तो बसते बसते चले जाते हैं। स्ववेरेण गात्राणि काष्ठानि कृत्वा। अपने वेर से ये शरीर को काष्ठ बना दिया। कितना वेर है कि वो जल गए, लोग जल गए अपने आप। स्ववेरेण गात्राणि काष्ठानि कृत्वा ज्वलन्त्येवता ते दहन्तः दहन्त्य। वो दूसरे को जलाने निकले हैं, दूसरे को जलाने के लिए निकली है, मगर वो स्वयं जल जाते हैं, स्वयं जल जाती है। अब अंतिम शेर है, जले संगमः काष्ठयोर वावियोगः। ऐसा कहा जाता है कि पानी के प्रवाह में दो काष्ठ मिलते हैं और फिर पानी के प्रवाह आने के से दोनों बिखर जाते हैं, अलग हो जाते हैं। तो हमारी जीवन यात्रा ऐसी है। जले संगमः काष्ठयोर्वा वियोगः वियुक्ता भवामो मिलन्तः मिलन्त्य। हम तो मिलते मिलते बिछड़ जाते हैं। ये मिलना ही बिछड़ना है। तो मुझे लगता है कि हमें भी अब अलग होना चाहिए। फिर से मिलेंगे। आपकी यूनिवर्सिटी को, आप सभी को सादर प्रणाम, आपको शुभकामनाएं और हमारी विदुषी बहनों को सभी को मेरा सादर वंदन कहना। यूनिवर्सिटी को मेरा बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आपने
मुझ जैसे एक छोटे से संस्कृत सेवक को पसंद किया, इसलिए मैं आपका आभारी हूँ राजेश भाई और कनक बहन। सादर प्रणाम, नमस्कार, हरिओम। इसी बात पे इस साक्षात्कार का समापन करते हैं। लेकिन हर्षदेव माधव जी की कविता के जरिए उनसे बात तो होती रहेगी। आप अपनी प्रतिक्रिया चैट बॉक्स में लिख सकते हैं और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद, पुनर्मिलामः। धन्यवाद, नमस्कार।